अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे दौरा सऊदी अरब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान ख़ान का जो है उस हवाले से। इमरान ख़ान साहब कल फ्लाई कर रहे हैं, सऊदी अरब पहुंच रहे हैं। प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान समेत आला अस्करी और सिविल क़यादत से उनकी मुलाकात होगी। पाकिस्तानी डायस्पोरा, पाकिस्तानी कम्यूनिटी से भी मुलाकात करेंगे और बहुत सारे कंसर्न्स हैं जिसको रेज़ करेंगे। इसके साथ साथ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ऑलरेडी मौजूद हैं सऊदी अरब के अंदर और उनकी मुलाकातों का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान की आला अस्करी और सिविल क़यादत सऊदी अरब के इस दौरे से कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको अचीव करने की ख्वाह है और सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ किन चीज़ों पे, किन उमूर पे बातचीत करना चाहता है, इस हवाले से प्रोग्राम में आज बात करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात आने वाले वक्त में किस सिमत में बढ़ सकते हैं। मिडल ईस्ट और खुसूसन इस खित्ते की सियासत और उसके डायनामिक्स, अमेरिकन नई एडमिनिस्ट्रेशन, जो बाइडन और उनकी कैबिनेट का आना और बैठना और नई पॉलिसीज़ का सामने आना और ड्रास्टिकली आना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो खित्ते के अंदर चेंज हो रही हैं और नहीं हैं। इस हवाले से आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे और साथ कुछ हद तक जानने की कोशिश करेंगे कि ईरान का क्या रोल है और ईरान के ताल्लुकात जो सऊदी अरब से हैं, क्या वो किसी सूरत भी इम्पैक्ट डाल सकते हैं पाकिस्तान और सऊदी अरब के रिलेशंस पर। प्रोग्राम में इस हवाले से मैं ज्वाइन कर रहे हैं एम्बेसडर आसिफ दुरानी साहब। वेलकम टू द शो दुरानी साहब। सर, सबसे पहले ये बताइएगा कि इस दौरे को, इस मीटिंग को आप कितना इम्पोर्टेंट समझते हैं और दोनों ममालिक इससे क्या अचीव करना चाहते हैं? देखिए, फॉरमोस्ट पर्पस है इस विजिट वो तो सऊदी अरेबिया जो है अब ग्रीन सऊदीया की तरफ जा रहा है, ग्रीन मिडिल ईस्ट की तरफ। और ख्याल में उसमें जो है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का इनिशिएटिव जो बिलियन ट्रीज सुनामी का है जी जी, वो उसका एक बुनियाद बनता है। लेकिन ये विजिट पहले से जो है तय था। उसमें प्राइम मिनिस्टर को जब कोविड हुआ तो उस वक्त जब ये मैसेजेस एक्सचेंज हुए उसके बाद से ये चीज़ें जो हैं ये उसमें थी, प्रोसेस के अंदर थी और अब ये मौका आया है कि वो प्राइम मिनिस्टर विजिट कर रहे हैं। लेकिन इसकी जो है बायलैटरली तो अपनी अहमियत है, ख़ासकर जो है इक़्तिसादी लिहाज से, इसके अलावा सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस दौरे की अहमियत है। जनरल बाजवा का विजिट जो है एक दिन पहले वो इस बात का गमाज़ है कि जो है ग्राउंड्स आर बीइंग प्रिपेयर्ड टू ओवरव्यू इस जो सिक्योरिटी लेवल पे दोनों मुल्कों के दरमियान जो कॉपरेशन है, प्लस जो मिडल ईस्ट इमर्जिंग सिचुएशन है उसमें भी खासा चेंज आया है। ये अब सऊदी अरब के वो ताल्लुकात जो ट्रंप पीरियड में थे वो वैसे नहीं रहे। प्रेसिडेंट बाइडन का जो रवैया है वो सऊदी अरब की तरफ, खासकर क्राउन प्रिंस की तरफ, वो कुछ इतना इनकरेजिंग नहीं है, खासकर खशोगी केस। तो इसलिए ये भी बहुत अहम है कि सऊदी अरबिया भी अपना जो है इस वक्त जो जहद है अपनी फॉरेन पॉलिसी की उसको भी एडजस्ट करने की तरफ लगा। यही वजह है कि उन्होंने ईरान की तरफ भी जो है एक रिकन्सिलेटरी जो है सिग्नल दिया और टर्की के साथ भी उन्होंने प्रेसिडेंट अर्दवान के साथ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन किया। तो ये जो खिते में जो चीज़ें हमज का कि ईरान और अमेरिकन के दरमियान जो अमेरिका की जो है न्यूक्लियर डील JCPOA में वापसी के सिलसिले में जो मुज़ाकरात चल रहे हैं उसमें भी खासी पेशरफ्त नज़र आती है। तो ये यूँ लग रहा है कि अब जो एक ओवरऑल जो पैराडाइम शिफ्ट आ रहा है उसमें फिर चाइना और ईरान के दरमियान जो सूरत हाल सामने आई है उसकी अपनी अहमियत है। तो इस लिहाज से फिर प्राइम मिनिस्टर के विजिट की अहमियत बढ़ जाती है, बायलैटरली भी, इसके अलावा रीजनल पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। जी ठीक है। एक ख्याल सर ये किया जाता है कि अमेरिका की चूँकि नई इंतज़ामिया आ चुकी है, आपने जिक्र किया ओवल ऑफिस की नई पॉलिसी है और यूँ लगता है कि एक पैराडाइम शिफ्ट होने जा रहा है। ख्याल ये किया जाता है कि सऊदी अरब समेत पाकिस्तान पे कुछ इस किस्म का अमरीकी कोई दबाव है, कोई प्रेशर है कि जी आप आपस के ताल्लुकात ठीक करें। इससे पहले जो रीसेंट पास रहा फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी की स्टेटमेंट के बाद कुछ हमने देखा रिफ्ट ज़्यादा बढ़ गई। वो स्टेटमेंट उसकी वजह थी या वो इजराइल को तस्लीम किए जाने हवाले से कोई नाराज़गी थी या कोई बातचीत थी या कुछ ऐसा था। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सोशल मीडिया समेत मुख्तलिफ आर्टिकल्स, कॉलम, तबसरों, तज्ज़ियों की जीनत बनी रहीं। क्या ऐसे इशारे किनारे आपको मिलते हैं इससे या इट वाज ऑल स्केड्यूल्ड और ये अपनी मर्जी मंशा के और प्लान के मुताबिक मिल रहे हैं, बढ़ रहे हैं और ताल्लुकात बेहतर कर रहे हैं?
देखिए, अमेरिकन जो है वो पाकिस्तान सऊदी कॉन्टेक्स्ट में तो मेरे ख्याल में इतना वो रोल अदा नहीं कर रहे हैं, और ना उनके और जहाँ तक इजराइल के रिकग्निशन का ताल्लुक है, सऊदी अरबिया ने तो अभी तक उसको रिकग्नाइज नहीं किया इजराइल को, और उन्होंने वो वाजे भी कर चुके हैं कि उन्होंने पैलेस्टाइन को शर्त बनाया है ताल्लुकात की जो है बहाली के सिलसिले में। पाकिस्तान पे उस तरह की अर्जेंसी नहीं है इजराइल को जो है तस्लीम करने की। वजह यह कि अगर हम कहीं 92 में तस्लीम कर लेते तो उसकी अपनी अहमियत थी। उस वक्त इंडिया ने अपना डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप इजराइल के साथ अपग्रेड किया था। उनके ताल्लुकात तो पहले से थे, उनका काउंसलेट बॉम्बे में पहले काम कर रहा था, लेकिन 92 में बाकायदा डिप्लोमेटिक जो है अपग्रेडेशन हुई एम्बेसडोरियल लेवल पे। उस वक्त हो जाता तो कोई बात थी, लेकिन अब जो है अब आप करेंगे जब काफ़ी ममालिक तस्लीम कर चुके हैं। अब 57 इस्लामिक कंट्रीज में से तकरीबन 33 ऑलरेडी जो है वो इजराइल को तस्लीम करते हैं, तो लिहाजा मेजॉरिटी ऑफ द मुस्लिम कंट्रीज दे रिकग्नाइज इजराइल। ठीक है, अच्छा उसमें जी प्लीज हमें अच्छा नहीं है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये इजराइल के कॉन्टेक्स्ट में हमें कंपल्सन नहीं है। हाँ, हमारा जो डायरेक्ट सऊदीया के साथ जो है जो एक स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है उसकी अहमियत है, और ईरान के कॉन्टेक्स्ट में सऊदी अरबिया और जो ईरान के दरमियान जो टिफ है उसमें जो हमने एक पॉजिटिव न्यूट्रलिटी का जो स्टांस अडॉप्ट किया है। पॉजिटिव न्यूट्रलिटी मैं इसलिए कहता हूँ कि हम दोनों के साथ एंगेज किया है, और हम कोई साइड नहीं इसलिए लेते कि दोनों मुस्लिम मुल्क हैं। तो अगर हम साइड ले लेंगे तो कल को हम किसी काबिल नहीं रहेंगे कि कोई मीडिएटरी रोल अदा कर सके, जो कि अब हम अदा कर रहे हैं। लेकिन सर, आपको लगता नहीं कि ऐसा तासुर रहा है कि पाकिस्तान ने माजी में खुसूसन 1979 से ऑनवर्ड आफ्टर ईरानियन रेवोल्यूशन खासा टिल्ट रखा है टूवर्ड्स सऊदी अरेबिया, और उसके असरात कई डिकेड्स तक आगे चलते रहे एज़ कम्पेयर टू रिलेशंस विद ईरान, और अब पाकिस्तान गुज़िश्ता कुछ अरसे से ईरान के साथ और खुसूसन इराक़ के साथ ताल्लुकात जो है वो खासे बेहतर करने के हवाले से काम कर रहा है। फ्री ट्रेड हो, उसके एग्रीमेंट्स दोनों ममालिक के दरमियान हो, बिज़नेस कम्युनिटी की मुलाकात हो, कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम हो, बहुत सारी चीज़ें इस पर दोनों ममालिक काम कर रहे हैं। तो क्या ऐसी कोई डिसाइसिव पोजीशन में पाकिस्तान को डाला जा सकता है दोनों ममालिक की जानिब से अपने अपने तौर पे कि जी आप हमारे कैंप का हिस्सा रहें इंस्टेड ऑफ कि आप दोनों साइडों पर रहें, और पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? देखिए, ईरान के कॉन्टेक्स्ट में जब ईरान रेवोल्यूशनरी बना तो उन्होंने हर एक को टारगेट किया, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। तो अगर आप देखें तो फिर उसमें जो है ज़ियाउल-हक साहब की तस्वीर जो अमेरिकन एम्बेसी में जब उन्होंने काबिज हुए थे तो ज़ियाउल-हक की तस्वीर के नीचे उन्होंने सगे अमेरिका लिखा हुआ था। तो अब ये उस सूरत हाल से हम फिर नॉर्मलसी की तरफ अगर ईरान की तरफ आए तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान की डिप्लोमेसी की कामयाबी थी। और उसके बाद टिल्ट की जहाँ तक आप बात करते हैं तो पॉजिटिव न्यूट्रलिटी यही है कि सऊदी अरबिया के साथ हमारा जो है सिक्योरिटी रिलेशनशिप है कि सऊदी अरबिया की जो सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में हम उसकी जो है जामिन बनते हैं, और सऊदी अरबिया को अगर कोई थ्रेट होता है तो हम उसके साथ खड़े हैं। ईरान के कॉन्टेक्स्ट में ये है कि ईरान के खिलाफ जो है कोई कार्रवाई हम नहीं करते, वो हमारा हमसाया मुल्क है, उसके ब्रदर मुल्क है, और हम ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि हमारे ब्रदर मुल्क को कोई नुकसान पहुंचे। तो ये एक बैलेंसिंग एक्ट है जिसको आप अब तक अच्छी तरह से निभा रहे हैं। अब ये कि ये वो दो दोस्तों की जो है वो ताल्लुकात नहीं है, दो ममलिकतों के ताल्लुकात हैं जिनमें उसमें हर किस्म के है, उसमें डिफेंस भी आता है, सिक्योरिटी भी आता है, पॉलिटिकल रिलेशनशिप आते हैं, कल्चर रिलेशनशिप है। तो इन चीज़ों को आप एक दूसरे से जुदा नहीं कर सकते। सऊदी अरबिया के साथ भी ये है, हमारा तकरीबन 2 मिलियन से ज़्यादा जो है वो एक्सपेट्रिएट्स वहाँ पे काम कर रहे हैं। आपको तकरीबन $5 बिलियन का वो जो है रेमिटेंस भेजते हैं। तो इसके सऊदीया की अपनी अहमियत है, ईरान की अपनी अहमियत है, और दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। उसके साथ हमारा जो है एक जो है नेशनल इंटरेस्ट भी वाबस्ता है। ठीक है, अच्छा सर ये बताइए, रिसेंट पास में पाकिस्तान के कुछ ताल्लुकात अरब कंट्रीज़ जिसमें यूएई का भी शुमार है, और ख़ुसूसन अगर मैं बात करूँ सऊदी अरेबिया की, कुछ हमने देखा कि कोल्ड शोल्डर हमें मिला या रहा या ऐसा तासुर रहा, इस पर बहस भी हुई, आपसे भी इस बारे में बात हुई। आपको लगता है कि ऐसा तासुर गलत था या ऐसा कुछ भी नहीं था, या अगर ऐसा था तो अब क्या वो ख़त्म हो चुका है? जी, ये हुआ था, उसमें ऐसा नहीं है। मतलब ये कि जो गल्फ स्टेट्स स्पेशली जो हैं वहाँ भी चूँकि बादशाह आते हैं तो उधर जो है बादशाह सलामत का मूड ख़राब हो सकता है। तो ये पॉसिबल है और वो होता रहा है। मैं यूएई में एम्बेसडर रहा हूँ तो वहाँ हमारे उनके जो है वो
एक पीरियड था जिसमें जब एक्सपो 2020 के कॉन्टेक्स्ट में हमने जब टर्की को सपोर्ट किया था तो यूएई हमसे नाराज हो गया था। और टर्की को हमने सपोर्ट इसलिए कि टर्की ने हमसे पहले अप्रोच किया था, तो इसलिए हमने उसको सपोर्ट किया। तो लेकिन यूएई समझते थे कि नहीं, आप जो है हमको ज़्यादा अहमियत देंगे बनिस्बत टर्की के। तो अब मल्टीलैटरल डिप्लोमेसी के अंदर या डिप्लोमेसी के अंदर अगर आपने जो है एक से वादा कर लिया है टर्की के साथ, तो हमने गलती नहीं की, तो वो एक बैड पैच आया था। लेकिन फिर वो इमरान खान साहब की हुकूमत जब आई तो उसमें फिर वार्मथ आ गई और वो अपनी जगह मौजूद है। लेकिन ये कि इसमें ये जितनी भी गल्फ स्टेट्स हैं वो अपने मफादात को देखते हैं और हमें भी फिर अपने मफादात को देखना चाहिए। बिल्कुल, गल्फ स्टेट्स जितनी हैं जी वो अपने मफादात को देखते हैं और हमें भी फिर अपने मफादात को देखना चाहिए। ये कहना था एम्बेसडर आसिफ दुरानी साहब का। बहुत शुक्रिया सर आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। प्रोग्राम में वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, ब्रेक की जाने पड़ेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में आज हमारा दूसरा मौजू कोरोना की मुल्क के अंदर बिगड़ती सूरत हाल के हवाले से है। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि मुल्क भर के अंदर इस वक्त जो कोरोना की सूरत हाल है वो किस हद तक ख़तरनाक हो चुकी है, हमारे हॉस्पिटल्स की क्या कंडीशन है और इस वक्त पाकिस्तान के अंदर कोरोना के जो जरासीम मौजूद हैं क्या हमारी वैक्सीन उसके लिए कारआमद है, या फिर पाकिस्तान के अंदर साउथ अफ्रीका और ब्राज़ील के जो वायरसेस आने के हवाले से अफवाहें या हकीकतें अगर मौजूद हैं तो उसके हवाले से क्या हम प्रिपेयर्ड हैं या नहीं है, इसको भी आज डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ कुछ हुकूमती पॉलिसीज़ को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन इन आर सेकंड ब्रेक, इन आर सेकंड हाफ। अभी इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जावेद हयात साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, कोरोना के ऊपर बहुत वसी नेटवर्क के ज़रिए ये ऑपरेट कर रहे हैं और बहुत करीब से सारी बीमारी को, सारे पेंडेमिक को डील कर रहे हैं, पेशेंट्स को देख रहे हैं और फ्रंट लाइन वॉरियर और डॉक्टर्स के अंदर इनका शुमार किया जाता है। बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए डॉक्टर साहब। सर सबसे पहले तो हमें ये बताइए, जो वेरिएंट पाकिस्तान में नए आने के हवाले से बातचीत हो रही है, जो बाज़ चल रही है, उसमें किस हद तक सदाकत है और वो किस हद तक ख़तरनाक है और वैक्सीन उस पर कितनी कारआमद है? जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मंच को दावत देने का और इस तारीफ का। देखिए, दो रिपोर्ट्स अभी मंजरेआम में आई हैं। एक कराची की रिपोर्ट थी जहां उन्होंने कुछ जीनोम्स की सीक्वेंसिंग की थी, तो उन्होंने उस वक्त बताया था कि 54% जो उन्होंने सैंपल्स देखे हैं वो जो यूके वायरस है उनके वहाँ से आए और 25% के साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन्स हैं। एक और जो रिपोर्ट यहाँ लाहौर से एक निजी लेबॉरेटरी की तरफ से मंजरेआम पे आई है, उसमें बहुत ही ज़्यादा तादाद में यूके वेरिएंट बताया गया है। अगरचे सैंपल साइज स्मॉल है, मगर एक तरह से ये आपको एक इंडिकेशन देता है कि इस वक्त जो स्ट्रेन फैल रही है वो ये यूके स्ट्रेन और ब्राज़ीलियन स्ट्रेन है। और दूसरा इस तरह से भी आप कह सकते हैं, एक तरह से तस्दीक होती है कि अभी हम थर्ड वेव में जो देख रहे हैं स्ट्रेन, ये बहुत ही तेज़ी से फैलती है। पहली दूसरी लहर में हमने ये देखा कि किसी एक फैमिली का एक दो अफराद थे वो उसको इन्फेक्ट होता था, अब तो पूरी फैमिली इन्फेक्ट हो रही है और बच्चों में भी ये ज़्यादा स्ट्रेन फैल रही है। और उसके साथ साथ इनकी जो ज़्यादा ख़तरनाक है स्ट्रेन पहले की निस्बत। पहली दफ़ा हुआ कि पाकिस्तान की जो टोटल डेथ्स एक दिन में 200 क्रॉस कर गई थी। तो ये जो ऑन ग्राउंड इस वक्त हम देख रहे हैं, जो लेबॉरेटरी की तरफ से दो रिपोर्ट्स आई हैं, उनसे तो बज़ाहिर यही ज़ाहिर है कि इस वक्त जो प्रीडोमिनेंट स्ट्रेन हम देख रहे हैं वो यूके स्ट्रेन और वो साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन। ठीक है। अच्छा सर, ये बताइएगा इस चीज़ में कितनी सदाकत है कि जो यूके का स्ट्रेन है, यानी यूके का जो जरासीम कोरोना का वार कर रहा है, उस पे जो पाकिस्तान में मौजूद वैक्सीन है वो कारआमद नहीं है या उतनी कारआमद नहीं जितनी दूसरे स्ट्रेन या प्रीवियस स्ट्रेन के ऊपर थी? जी हाँ, किसी हद तक इनकी कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं कि शायद वो वेरिएंट्स हैं जो है ना एस्केप कर रहा है। इसके बारे में हतमीक नहीं कहा जा सकता। एक चीज़ जो जहन देखने में आई है, एक मुशाहिदा है सिर्फ कि लोग एक वैक्सीन लगवाते हैं और एक वैक्सीन और दूसरे वैक्सीन के दरमियान में इन्फेक्ट हो रहे हैं। और बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने सेकंड वैक्सीन लगवाई और इमीडिएटली एक हफ्ते के अंदर उन्हें कोरोना हो गया।
अब तो क्वेश्चन है कि हम जानते हैं कि 2 वैक्सीन लगाने के बाद कम से कम 2-3 हफ्ते के सेकंड वैक्सीन के बाद एंटीबॉडीज डेवलप होती हैं जो किसी हद तक आपको प्रोटेक्शन देती हैं। तो ये जो केसेस नज़र आ रहे हैं कि पहले और दूसरे वैक्सीन के बीच में और या इमीडिएटली सेकंड वैक्सीन के बाद जो लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं, ये बड़ा मुश्किल है ये कहना कि शायद वो स्ट्रेन हो कि वो यूके स्ट्रेन है या वो जो ये साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन है वो हमारा वैक्सीन जो है उन्हें प्रोटेक्ट नहीं कर रहा, उसकी तो अभी अब एंटीबॉडीज ही नहीं बनी। तो ये कहना कबल वक्त होगा कि वो स्ट्रेन शायद, लेकिन ऐसे खदशात मौजूद हैं, ऐसे खदशात मौजूद हैं, इक्का दुक्का रिपोर्ट्स आ रही हैं, बाहर से भी आ रही हैं, सारे वैक्सीन जो इस वक्त मौजूद हैं वो इसको प्रोटेक्ट। एक चीज़ मैं यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ, एक है कि इन्फेक्ट होना कि लोगों को इन्फेक्ट कर रही है, मगर जो इम्पोर्ट कोई भी आपके जो है ना कोई भी वैक्सीन जो है ना किसी भी स्ट्रेन से आपको 100% इन्फेक्ट होने से नहीं बचाती। इन्फेक्ट आप होंगे, इवन जो बेस्ट ट्रायल्स में जो साइनोफार्म फॉर एग्जांपल है वो 76% थी उसकी। सो 1 in 4 उनको इन्फेक्शन हो सकती है इस वेरिएंट के बगैर। हर चौथा आदमी जो है उसको वैक्सीन के बावजूद इन्फेक्शन हो सकती है, मगर फर्क क्या है, उनको सीवियर इन्फेक्शन नहीं होगी, यानी डैमेज कम करेगा। जो जरासीम है वैक्सीन लगाने के बाद उन पे डैमेज कम करेगा, ऐसा ही है, वो डैमेज करेगा, बिल्कुल ऐसे ही है, और उन्हें हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए वैक्सीन लगाना बहुत ज़रूरी है। मैं वैक्सीन और उससे रिलेटेड मिथ्स के ऊपर आपसे भी बात करता हूँ, क्वेश्चन करता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि पाकिस्तान समेत खैर पूरी दुनिया के अंदर जो हमने विजुअल्स देखे, जो मनाजिर हमारे हमसाया मुल्क भारत से आए और जिस किस्म की वहाँ पर सूरत हाल है और जो कोहराम बर्पा है वहाँ पर, बहुत ही खौफनाक और हौलनाक किस्म के मनाजिर हैं। सवाल मेरा ये है कि सबसे पहले तो ये बताइए कि जो साउथ अफ्रीकन और ब्रिटिश आपने बताया जो कि वेरिएंट है, क्या ये वही है जो मौजूद है इस वक्त भारत के अंदर या ये वो नहीं है? अगर ये वो नहीं है तो क्या भारतीय वेरिएंट पाकिस्तान में आने के कोई खदशात हैं या आ चुका है या सिर्फ ये वहीं पर महदूद है? जो इस वक्त तो जो इंडिया का वेरिएंट है वो इंडियन वेरिएंट है, उसकी 2 जो है ना म्यूटेशन है इस वायरस की है जो ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो रहा है। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है क्या वो वेरिएंट पाकिस्तान में आ चुका है या आने का एहतमाल है? जी बिल्कुल एहतमाल है कि पाकिस्तान में भी वो आ सकता है, लेकिन चूँकि हमारी आजकल वहाँ ट्रैफिक नहीं है किसी किस्म की इंडिया के, तो शायद हम किसी हद तक बचे हुए हैं। मगर बहुत से केसेस जो शुरू में यूरोप में जब ये वबा आई थी, वैसे वो थर्ड कंट्री के जरिए वो लोग आए थे जो यूरोप में भी गए, वो थर्ड कंट्री फॉर एग्जांपल के इंडिया से दुबई चले गए, दुबई से जो लोग हैं वहाँ से यहाँ पे आ गए या वहाँ वो इन्फेक्ट हुए और यहाँ से लेके पाकिस्तान, तो इनडायरेक्टली आपके जो आने के चांसेस हमेशा होते हैं। तो लेकिन डायरेक्ट अभी तक इत्तला नहीं है कि इंडिया का कोई वेरिएंट पाकिस्तान में पाया गया। ठीक है, ये बताइएगा सर कि खुदा न खास्ता अगर हमारे यहाँ कोरोना की सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो जाती है या बिगड़ जाती है या इस किस्म की हो जाती है कि परसेंटेज या ग्राफ या इन्फेक्शन रेट बढ़ जाता है, तो आपके ख़याल से, आपके तजुर्बे के मुताबिक क्या हमारी हुकूमतों के पास इतनी कैपेसिटी है कि वो इतनी बड़ी तादाद में लोगों को एंटरटेन कर सकें? इतना स्टाफ, इतने हॉस्पिटल, इतने बेड, इतने वेंटिलेटर, ये सब है हमारे पास? आई थिंक ये बहुत ही अहम सवाल है, क्योंकि जो खौफनाक मनाजर इंडिया की तरफ से आ रहे हैं उससे एक तरह से खौफ और हरास भी फैला हुआ आवाम में, एक तरह से अनसर्टेनिटी भी है। शायद उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि लोग अब ज़्यादा मास्क पहन रहे हैं, एहतियात ज़्यादा कर रहे हैं। आपके इस सवाल का ये जवाब है कि इंडिया की ये वबा फैलने से वक्त ही पाकिस्तान में जितने भी लोग थे जो इससे इन्वॉल्व हैं, इनकी प्लानिंग में, पॉलिसी में, उन्होंने इसके बारे में सोचना शुरू कर दिया था। इंडिया में जो ऑक्सीजन का क्राइसिस हुआ है उसके बारे में पाकिस्तान में बड़ी गहरी सोच थी। आपने वो हमारे असदों का बयान भी पढ़ा होगा कि 90% तक हमारी जो मेडिकल यूजेज कैपेसिटी जा चुकी है। तो हमारे कुछ प्रोएक्टिव जो थे उन्होंने कुछ एक्शन लिए थे। इंडिया ने वो बहुत किया था, जैसे वो जो इंडस्ट्रियल सप्लाई थे उसको नहीं रोका था। पाकिस्तान में इंडिया की वजह से पाकिस्तान को वक्त मिल गया, मौका मिल गया कि उसके बारे में वो सोच सके। तो 2 चीज़
हाँ, 2 चीज़ें हुई। एक तो ऑक्सीजन की सप्लाई को बेहतर बनाने की कोशिश की थी। जितनी भी इस पाकिस्तान में जो भी डिमांड है उसके बारे में गहरी नज़र से देखा। इसमें आर्मी और सिविल अदारे दोनों ऑन बोर्ड थे। उसकी प्लानिंग हुई। फिर उसके साथ ही जैसे पहली वेव में बहुत से बेड कैपेसिटी को बढ़ाया गया था, उसी तरह इस थर्ड वेव में भी बेड कैपेसिटी को दोबारा बढ़ाया गया। ऑक्सीजन बेड्स को तैयारी की गई और वेंटिलेटर्स कोई 100 के करीब पंजाब में वेंटिलेटर्स भी नए मंगवाए गए ताकि जहाँ की ज़रूरत पड़े तो उसके इस्तेमाल किया जा सके। ठीक है सर, हमारे पास थोड़ा सा टाइम कम है। मैं 2 और बहुत चाहता हूँ शॉर्टली हम इसके आंसर डिस्कस कर लें ताकि लोगों तक ये मैसेज पहुँच जाए। पहला मेरा सवाल ये कि जो गवर्नमेंट ये लॉकडाउन लगाने जा रही है, कहीं पे कंप्लीट लॉकडाउन है, कहीं पे स्मार्ट लॉकडाउन है, कहीं गवर्नमेंट के दरमियान कोई कन्फ्यूजन हमें लगती है, कहीं लोगों की अंडरस्टैंडिंग के दरमियान कन्फ्यूजन लग रही है। ये जो कुछ भी होने जा रहा है लॉकडाउन की सूरत में, स्मार्ट हो या कंप्लीट हो, क्या ये ठीक हो रहा है? जी, ये बहुत ज़रूरी है। आपको जैसे मालूम है कि वैक्सीन भी इससे नहीं बचाता, आपको इसके एक ही तरीका है, इसके ट्रांसमिशन को रोका जाए। ठीक है। और कैसे ट्रांसमिशन रोकेंगे? इसी तरह के लोगों का इंटरेक्शन एक दूसरे से कम हो ताकि वो ट्रांसमिट ना कर सके। उसका एक ही तरीका है कि आप लॉकडाउन करें। जहाँ तक SOP पे वैसे अमल करने, वो तो बहुत ही नामुमकिन है कि लोग वो समाजी डिस्टेंस रख सकें या वो अपना मास्क हर वक्त पहन सकें या दूसरे वो काम। उसका एक ही हाल है, ये पाकिस्तान में नहीं, ये पूरी दुनिया में। इंडिया में तो पूरी स्टेट्स उन्होंने लॉकडाउन कर दी है। यूरोप में आप देखें पिछले 3 महीने से बहुत सी जगहों पे कहीं कर्फ्यू लगा हुआ है, कहीं मुकम्मल लॉकडाउन है, सब कुछ उनका बंद। तो आई थिंक इसके अलावा कोई और हल नहीं है। सर लास्ट क्वेश्चन एंड वेरी प्रिसाइज आंसर आई मे रिक्वेस्ट यू, वो ये है कि जो वैक्सीन है वो बहुत सारे जो डॉक्टर्स हैं पाकिस्तान के, उनकी एक बड़ी तादाद है जिन्होंने अभी तक लगाई नहीं है। बहुत सारा पैरामेडिकल स्टाफ है जिन्होंने लगाई नहीं है बावजूद अवेलेबिलिटी के। जब डॉक्टर्स या पैरामेडिकल स्टाफ वैक्सीन नहीं लगाएगा तो आम लोग क्यों लगाएंगे, जबकि लोगों में इसके हवाले से बहुत सारे अभाव भी पाए जाते हैं? जी, आपने बिल्कुल वजह फरमाया। बहुत से हेल्थ केयर वर्कर्स ने ये वैक्सीन नहीं लगाया, उनमें भी उसी तरह के मिथ्स हैं जो कि आम आवाम में हैं, जिसके बारे में कोई सदाकत नहीं है। आपको ये भी मालूम है पोलियो वैक्सीन जो है उसकी इफेक्टिवनेस पूरी दुनिया को मालूम है, सारी दुनिया पोलियो फ्री हो चुकी है। एक हमारा एक माइंड सेट है अनफॉर्चुनेटली, वो डॉक्टर्स हो या दूसरे लोग हों, उनसे डील करने की जरूरत। माइंड सेट है हमारा, जो डॉक्टर्स हो या आम लोगों। बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ डॉक्टर जावेद साहब मौजूद थे आपके वक्त का। प्रोग्राम में वक्त अच्छा था एक ब्रेक का, ब्रेक जाने पड़ेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं कोरोना की सूरत हाल के हवाले से। पाकिस्तान समेत जितने भी हमारे सूबे हैं उन तमाम के अंदर लॉकडाउन की सूरत हाल सी बनी है। कहीं स्मार्ट लॉकडाउन है तो कहीं कंप्लीट लॉकडाउन है, कहीं पार्शल लॉकडाउन है। इस हवाले से आज हम गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करें मुदस्सिर रियाज साहब, डिप्टी कमिश्नर हैं लाहौर के। वेलकम टू द शो मुदस्सिर साहब। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आप लोगों की तैयारी क्या है इस मरतबा ईद के हवाले से? वैसे हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ नोटिफिकेशंस और इंफॉर्मेशन न्यूज़ सामने आ रही है, आप ऑन ग्राउंड क्या मैनेज करने का इरादा रखते हैं खुसूसन ईद को लेकर? आपको जैसे पता है कि कोविड की थर्ड वेव है, इट्स वेरी लिथल और पॉजिटिविटी रेट जो है मुख्तलिफ शहरों का काफ़ी ज़्यादा रहा। लाहौर में पॉजिटिविटी रेट बड़ा ज़्यादा था, 29% को टच किया। कल का अगर मैं आपसे शेयर करूँ तो ये 20% पे था, तो विच इज स्टिल वेरी हाई। सो इन सर्कमस्टांसेस के अंदर गवर्नमेंट ने मुख्तलिफ स्टेप्स लिए, एक्शंस किए। उसके तहत पार्शियल लॉकडाउन लगाए गए, टाइमिंग्स को रिस्ट्रिक्ट किया गया। ऑब्वियसली ईद के दिन है, रमज़ान का महीना है, लोग वैसे बाहर निकलते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमने रिस्ट्रिक्शन बढ़ाते गए। और अभी जो 8 तारीख से 16 तारीख तक जो तकरीबन एक हफ्ते ज़्यादा का मुकम्मल लॉकडाउन का जो इसके इम्प्लीमेंट करने का फैसला हुआ है, इस पे हम अपनी तैयारी मुकम्मल कर रहे हैं। इसमें जैसे कि आपको इल्म है कि तमाम चीज़ें बंद रहेंगी इसके अंदर, सवाए कुछ चीज़ों की ऑब्वियसली कुछ टाइमिंग्स के साथ। और ग्रोसरी स्टोर जो है वो ज़रूरत है उसकी, इसलिए वो शाम 6 बजे तक ओपन रहेंगे। उसके लिए हमारी मुख्तलिफ टीम्स हैं। हम ऑलरेडी SOPs को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने पूरे जहाँ में ये लगा कि बाजार भी उसमें SOPs की खिलाफ वर्जी हो रही है, पूरी मार्केट्स हमने बंद किया, या इशरा की मार्केट पूरी बंद कर दी थी हमने एक दिन इसी वजह से, और वो 2 दिन बंद रहेगी। इस तरह बानो बाजार भी बंद किया। ऑब्वियसली इशू ये होता है कि इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर द गवर्नमेंट कि अगर आपने लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट करवाना है और पार्शियल लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट करवाना है, डिफिकल्टी होती है उसके अंदर। सो शहरियों से इसलिए रिक्वेस्ट करते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो ये चाहती है कि लॉकडाउन भी डेफिनेटली लगे, लेकिन साथ लोगों के जो कारोबार हैं वो भी इतने चलते रहें कि उनका
जो गुजर बसर है वो होता रहे, अनएम्प्लॉयमेंट ना बढ़े। सो ये एक बड़ा ट्रेड ऑफ है ऑब्वियसली, लेकिन गवर्नमेंट गरीबों के लिए ऑब्वियसली मसला होता है, इसलिए मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ नहीं जाती। लेकिन ये जो 8 दिन ईद के हैं ये बहुत क्रूशल है, क्योंकि पिछले दिनों में जितने भी इश्यूज बने, जो कॉन्टैक्ट हमने ट्रेसिंग भी की है, उसके साथ साथ जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वायरस का, उसकी वजह से आगे हालात खतरनाक हो सकते हैं। इसलिए बड़ा जरूरी है लोगों को अंदर ये आगाही भी देना कि वो SOPs का ख्याल रखें, मास्क जरूर पहने और SOPs का ख्याल रखें, मास्क ज़रूर पहने। लेकिन सर यहाँ पर मुदस्सिर साहब कुछ ऐसे मसले मसाइल हैं जिसके अंदर ऐसा कुछ हो नहीं रहा और उसमें अपेरेंटली लगता है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी और प्लानिंग के ऊपर मसला है या उसकी एग्जीक्यूशन में मसला है। आई लीव इट्स आंसर टू यू। आज हमने मुदस्सिर साहब कवर किया एज ए न्यूज़ चैनल 4-5 मुख्तलिफ शहरों से सूरत हाल के। जी हम देखें कि बैंक्स की क्या सूरत हाल है। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, शेखुपुरा, फैसलाबाद और 1-2 शहरों से हमने आज अपने रिपोर्टर से खबर ली, मनाजिर लिए, और उसका मैं ख़ुलासा आपको बताता हूँ। आप चूँकि लाहौर के डिप्टी कमिश्नर हैं, लाहौर का भी, कि सुबह 9 से 12 या 1 बजे तक, जब तक भी 3-4 घंटे के लिए बैंक ड्यू टू रमज़ान, ड्यू टू स्मार्ट लॉकडाउन ऑपरेट कर रहे हैं, वहाँ पे इतना रश है, इतना जमे गफ़ीर है लोगों का कि 100 लोगों की लाइन और उनके मनाजिर विदाउट एनी सोशल डिस्टेंस हमें देखने को आज मिले। ये क्या है सर, कुछ इस पे बताएं। लोगों की ज़रूरत है पैसे की, ट्रांजैक्शन, पैसा निकालना, पैसा ट्रांसफ़र करना, किसी ने घर भेजना है, किसी ने कहीं भेजना है। हम यहाँ पर कहाँ हमारे SOPs जाते हैं? देखिए, मुख्तलिफ जगहों पर आपको पता है कि वायलेशंस जहाँ रिपोर्ट होती हैं डेफिनेटली इलेक्शन, हमने कई बैंक्स भी सील किए इसी चीज़ के ऊपर कि जहाँ पर SOPs की इम्प्लीमेंटेशन, मैं नाम नहीं लेना चाहता उन बैंक्स का, लेकिन बैंक्स की डिटेल हमारे पास मौजूद है। मैंने खुद भी ऐसे बैंक्स को सील किया। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो रोज़मर्रा की अशिया हैं उनको लेने के लिए जो लोग जाते हैं वो उनकी ज़रूरत है, वो एक नेसेसिटी है, वो लोगों ने लेनी है। इस तरह क्योंकि आखिरी दिन है, फिर छुट्टियाँ आ जानी हैं, इसलिए बैंक्स में रश पड़ा हुआ है। ऑब्वियसली आपकी ये अंडरस्टैंडिंग और ये ऑब्जर्वेशन ठीक है। हमने बैंक्स को ये बताया हुआ है और मैंने कुछ बैंक्स का मैं जिक्र कर सकता हूँ कि जहाँ पर मैं गया और वहाँ SOPs का बहुत अच्छा ख्याल हो रहा था। बाकायदा चेयर्स लगा के सोशल डिस्टेंसिंग से उनको बिठाया हुआ था। तो ये मॉल टाउन में कुछ एरियाज के अंदर मुख्तलिफ जगहों में मुख्तलिफ सूरत हाल है। लेकिन जहाँ जहाँ हमें रिपोर्ट होता है, जिस तरह मैंने आपको बताया, हमें रिपोर्ट हुआ था एक बाजार, वहाँ पर रश बहुत ज़्यादा था। लेकिन ऑब्वियसली बाजार, हमने मार्केट्स का टाइमिंग तो मौजूद था, लोगों ने मास्क भी पहने हुए थे, लेकिन वो सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल नहीं थी। हमने पूरी मार्केट को सील कर दिया। अगेन आपसे ये ट्रेड ऑफ है, या तो मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ हम चले जाएं, फिर हर चीज़ बंद कर दें, उसमें फिर कोई चीज़ रहे ना जिसको हम ओपन करें। उसके फिर अपने कॉन्सिक्वेंसेज हैं, वो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज भी हैं, पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेज भी हैं। अभी जो अगले 8 दिन है ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इन 8 दिनों में हर चीज़ बंद होगी एक्सेप्ट ग्रोसरी स्टोर या दूध दही की दुकान या ट्रांसपोर्ट सैटरडे संडे को चलेगी। सो लोगों पे भी ऑब्वियसली जिम्मेदारी है, हमारे पे भी जिम्मेदारी है। ये मिल के ही हो सकता है, एक दूसरे ब्लेम करना ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है उसको इम्प्लीमेंट करना, लेकिन ब्लेम करना डेफिनेटली आसान होता है। यकीनन ब्लेम करना आसान है, इम्प्लीमेंट करना मुश्किल होता है, एग्जीक्यूट करवाना यकीनन शायद उससे भी मुश्किल होता है। और इतनी बड़ी आबादी, इतने बड़े शहर और इतने कम वसाइल के साथ ऑपरेट करना, मैं अंदाज़ा कर सकता हूँ कि इससे भी मुश्किल होता है। इस पर खैर बहुत सारी पॉलिसी प्लानिंग गवर्नमेंट की इस पर लागू होती है, लेकिन कुछ छोटी छोटी जगहों पर हम ब्रीचेस देखते हैं। वो बैंक चलें एक सेक्टर हो गया, लेकिन उसके अलावा हम और सेक्टर्स को देख लीजिए जिसके ऊपर आपने टाइमिंग की पाबंदी लगा रखी है कि एक शख्स दुकानदार के पास जाता है, कुछ ख़रीदना चाहता है और दुकान का टाइम जी बंद हो चुकी है, ख़त्म हो चुका है, उसके बावजूद वो ख़रीद सकता है उससे, क्योंकि उसका यहाँ तो एक नुमाइंदा बाहर खड़ा हुआ है या उसके नुमाइंदे खड़े हुए हैं, उसका एक बंदा खड़ा हुआ है। तो ये जो स्मॉल टाइम ब्रीचेस हो रहे हैं, जो छोटी नाकाबंदी लगा के इस किस्म की वो अपनी ख़रीद के चीज़ ले जाता है, इसको काउंटर करने के लिए कुछ आप करते हैं, कोई मैसेज आप स्प्रेड आउट करते हैं बाकी लोगों को, कोई एग्जाम्पल सेट किए? आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल ये वायलेशंस होती हैं, मुख्तलिफ नौइयत की वायलेशंस होती हैं। हमने पिछले कोई 7-8 दिन में 4.5 लाख रुपये जुर्माना किया है। कुछ 728 शॉप्स, रेस्टोरेंट्स हमने सील किए इतने कम अरसे में, 10 से 12 दिनों में। सो ऑब्वियसली एक्शन तो हम बहुत ले रहे हैं, लेकिन मैंने जैसे आपको बताया कि ये बिहेवियर चेंज की बात है। इसमें ना सिर्फ दुकानदारों को, ताजर बरादरी को बिहेवियर चेंज करना है, साथ साथ लोगों को बिहेवियर चेंज करना है। 1 साल गुजर चुका है कोविड को,
सीरियसनेस जो है वो मजीद बढ़ानी है, हमने अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं। हम सेलिब्रिटीज़ को साथ लेके मैं निकला हूँ उस दिन सिर्फ इसीलिए, हमारे क्रिकेटर्स को, हफीज़ को और आकिब जावेद को कि वो हमारे साथ चलें और मास्क तकसीम करें, मुख्तलिफ अवेयरनेस कैंपेन्स कर रहे हैं। मैं खुद उस दिन की जो आप बात कर रहे हैं, एक मॉल के अंदर वहाँ पर सिर्फ 5 से 10 मिनट वो ज़्यादा उन्होंने लिए थे, लेकिन हमने उनको इस पे भी उन पे वॉयलेशन हमने कंसिडर किया और हमने उनको उनकी सील की शॉप्स को। तो वॉयलेशन जब हमें रिपोर्ट होती है हम जरूर करते हैं, लेकिन ये बहुत डिफिकल्ट टास्क है। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर अब बंद करना बहुत आसान है, अगर हर चीज को बंद कर दें और उसके बाद बड़ा आसानी से बैठ जाए, वो इम्प्लीमेंट हो सकता है। आपको याद है पिछले साल हुआ था, लेकिन चीजों को ओपन रख के SOPs को इम्प्लीमेंट करवाना डिफिकल्ट काम है, लेकिन इंशाल्लाह हम इसको करते रहेंगे, अपनी एफर्ट पूरी करते रहेंगे और ऑनेस्टी के साथ मुकम्मल एफर्ट के साथ करेंगे। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद है मुदस्सिर रियाज साहब। अपनी जिम्मेदारी से हुकूमत काम कर रही है और जितनी कोशिश उसके मैन ऑन ग्राउंड कर रहे हैं, उससे ज़्यादा जिम्मेदारी आप पर, मुझ पर, हम सब पर आयद होती है कि SOPs के ऊपर अमल दरामद यकीनी करें, ख़ुद को और अपने घर वालों को महफूज रखें। अब तक के लिए इतना ही, आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।